हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू रिजॉल्व अ फोर्स, और उसके पहले वाले लेक्चर पे हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नई कंसेप्ट, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अभी हम लोग जानते हैं कि ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है। न्यूमेरिकल्स, मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त रिजोल्यूशन, फोर्स का रिजोल्यूशन करना इंपॉर्टेंट होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी कंसेप्ट उसमें काम में आती है। तो ये दोनों एक पार्ट तो उसमें से सीखे हैं, रिजोल्यूशन करना फोर्स का। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स ये कंसेप्ट सीखेंगे। देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपली ये होता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। क्या कहा मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। और उसका यूनिट क्या रहेगा मोमेंट ऑफ फोर्स का? इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स मोस्टली एवरी इन अदर बुक क्लॉकवाइज को लिया गया है, माइनस साइन कंसिडर किया है। और एंटी क्लॉकवाइज को उन्होंने साइन कंसिडर किया प्लस। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस साइन कंसिडर करूँगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस साइन कंसिडर करूँगा। देखो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आप इसको नोट लिख सकते हैं। ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद दिया है मोमेंट कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंसिडर क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि मोस्ट ऑफ द इन अदर बुक्स क्लॉकवाइज मूवमेंट को उन्होंने माइनस कंसिडर किया है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस कंसिडर कर रहा हूँ। मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा एफ इंटू डी। मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब ये एफ इंटू डी क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। न्यूटन मीटर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर, ये उसका यूनिट होगा मोमेंट का। अब इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सब करते हैं, जस्ट रफ कंसेप्ट, रफ सम करते हैं कंसेप्ट समझने के लिए। देखो, जैसे कि ये फोर्स है, इसकी वैल्यू मैं कंसिडर करता हूँ 15 न्यूटन। ये फोर्स 15 न्यूटन मैग्नीट्यूड का फोर्स है। ये जो पॉइंट ए है ना, ए पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ना ये। उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा होगा? ये स्ट्रेट लाइन। 15 न्यूटन इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा ना, स्ट्रेट लाइन। 15 न्यूटन ये फोर्स पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस दूर है? क्या पूछा मैंने? 15 न्यूटन ये फोर्स पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस दूर है। अभी देखो, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये अगर लाइन अगर ऐसा एक्सटेंड होगा तो ये भी डिस्टेंस हो सकता है। बट आउट ऑफ ऑल दिस डिफरेंट पॉसिबल डिस्टेंसेस हमें ऐसा डिस्टेंस कंसिडर करना है फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ऐसे जो कि शॉर्टेस्ट हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर लाइन ही होगा ना। है बात समझ पे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ही होगी जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो हमेशा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द कोई भी गिवन पॉइंट रहेगा तो उनका हमें कौन सा डिस्टेंस कंसिडर करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कंसिडर करना है। यानी कि वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ड्रॉन फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स अप टू द पॉइंट। वो डिस्टेंस भी हमेशा ऑलरेडी गिवन ही होगा। क्या कहा मैंने? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance from a point to the line of action of the force ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज गिवन होगा। इस केस में वो कंसिडर करता हूँ मैं 2 मीटर। कितना कंसिडर कर रहा हूँ? 2 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होता है फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से किसी भी गिवन पॉइंट तक का। इसके बाद हमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन ये करना है हमें कि वो 15 न्यूटन का फोर्स है पॉइंट ए के अराउंड क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉक में घूम रहा है। क्या कहा? वो जो 15 न्यूटन का फोर्स है ना अबाउट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज में घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है? देखो, सीधी सी बात है, ये ए पॉइंट इधर है, 15 न्यूटन का फोर्स इधर है, उसका एरो हेड राइट साइड तरफ जा रहा है। तो 15 न्यूटन का फोर्स पॉइंट ए के अराउंड क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना, नज़दीक का। अगर ऐसा उल्टा घूमेगा तो वो लंबा हो जाएगा। हमेशा हम लोग काम कैसा करते हैं? छोटा वाला करते हैं, नज़दीक वाला करते हैं, कन्वीनियंट वाला करते हैं। तो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगा, उल्टा घूमने जैसा काम हो जाएगा।
और लंबा भी है, तो उससे अच्छा 15 न्यूटन का फोर्स ए के अराउंड कैसे घूमेगा, ईजीएस्ट वे से क्लॉकवाइज घूमेगा ना। इसका मतलब 15 न्यूटन इस फोर्स का पॉइंट ए के अराउंड नेचर कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस 15 न्यूटन फोर्स की वैल्यू अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू कैसे निकालूंगा मैं, मोमेंट ऐसा लिखूंगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू इंटू डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ये सॉरी यूनिट हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर। आई बात समझ में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा गिवन ही होगा, जैसे कि मैंने कहा अगर गिवन नहीं है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद वाला दूसरा सम लेता हूँ, चलो पॉइंट ए को यहाँ पे लेता हूँ और इस बार मैं ऐसा कर देता हूँ, ये सीधा फोर्स निकाला, इस फोर्स की वैल्यू लेता हूँ फिर मैं अभी 75 किलो न्यूटन ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी कंसिडर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का गिवन पॉइंट से मोमेंट निकालते वक्त उनका हमें कौन सा डिस्टेंस पता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए, और जो कि हमेशा गिवन होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस केस में कंसिडर करो कि आपको दिया है 3 मीटर दिया है। इतना ऑब्जर्व करो कि 75 किलो न्यूटन का फोर्स पॉइंट बी के अराउंड कैसे घूम रहा है, क्या वो अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो पॉइंट ए को पास करके जाएगा, अराउंड पॉइंट भी घूमना चाहिए, कोई भी फोर्स मोमेंट निकालते हो उस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना चाहिए, टर्निंग इफेक्ट देना चाहिए। तो ये 75 किलोमीटर का फोर्स पॉइंट बी के अराउंड टर्निंग इफेक्ट इस तरीके से देगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमकर। तो इसके कारण देखो इसका मोमेंट कैसे निकालता हूँ, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू कितनी है 75 इंटू डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर, तो ये 5 3 15 कैरी 1 7 3 21 और 225 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। इतना समझा रहेगा आपको। देखो अगर ये ऐसा फोर्स जा रहा है, मान लो ये फोर्स है 10 न्यूटन का और ये पॉइंट सी है, क्या कहा पॉइंट सी है, पॉइंट सी है ना फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही है। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, पॉइंट सी है ना फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही है, तो मोमेंट कितना होगा। देखो पॉइंट सी और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कोई मोमेंट है ही, कोई मोमेंट का डिस्टेंस बन ही नहीं रहा है ना, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि पॉइंट सी एग्जैक्टली फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आ रहा है। तो ऐसे केस में देखिए डिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, यानी कि जीरो पे हो रहा है। ऐसे केस में पॉइंट क्या बनता है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स इज जीरो। मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट यानी कि ऐसा पॉइंट जो कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही है, तो उस केस में मोमेंट कितना हो जाएगा जीरो। तो इस केस में डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फॉर्मूला फोर्स की वैल्यू 10 है, डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है, तो वैल्यू कितनी होगी 0 न्यूटन मीटर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझा रहेगा आपको। इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग एक एक सम कर लेते हैं। सम का मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर ये 2 दिख रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस P1 P2 P3 P4। क्या फोर्सेस दिख रहे हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस P1 P2 P3 P4 अबाउट अ पॉइंट, ये डायग्राम दिया है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन टू फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस P1, P2, P3 and P4 about point A। डायग्राम ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। देखो डायग्राम में हमें दिया है रेक्टेंगल, डायग्राम ऑब्जर्व करो ठीक से, रेक्टेंगल मैंने बनाया, रेक्टेंगल है ये, स्ट्रेट लाइन से इक्वल है। यहाँ पर फोर्स मुझे दिख रहा है, यहाँ पर फोर्स P2 फोर्स दिख रहा है, ये P2 जिसकी वैल्यू है 60 न्यूटन, ये डिस्टेंस है 3 मीटर,
यहाँ पर ए पॉइंट दिया है, ये डायगोनल जा रहा है ऐसा, फोर्स आगे का पार्ट कंटिन्यू, ये P4 फोर्स बताया गया है, P4 फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये 5 मीटर है। यहाँ से इस कॉर्नर से एक फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ, जिसका इस वर्टिकल साइड के साथ एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। ये फोर्स है P3 फोर्स, जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। और यहाँ पर यहाँ से एक फोर्स जा रहा, P1 फोर्स जा रहा है, जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके सामने, क्वेश्चन पूरा आ रहा होगा। टू फाइंड मोमेंट ऑफ अ फोर्स P1, P2, P3 एंड P4 अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। फॉर फोर्स P1, ये P1 वाला फोर्स, देखो P1 का मोमेंट निकालना है तो सिर्फ डायग्राम की ज़रूरत है। मोमेंट ऑफ P1 फोर्स अबाउट पॉइंट है, लिखने का तरीका देख रहे हो आप, मोमेंट ऑफ P1 फोर्स अबाउट पॉइंट है। तो नेचर तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट का फॉर्मूला। फोर्स की वैल्यू कितनी है, P1 फोर्स की वैल्यू है 20 इंटू, अभी देखो ये इस फोर्स, देखो ये P1 फोर्स है, P1 फोर्स का एरो ऊपर जा रहा है ना वर्टिकली स्ट्रेट, तो मतलब ये ऐसा जा रहा है, ये ग्रीन जो भी पेंसिल रखा है उस लाइन, उस ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया P1 का, उस लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फाई है ना, फाई, ये फाई डिस्टेंस है। और ये P1 फोर्स ए के अराउंड कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है ना, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो उसके कारण डिस्टेंस मुझे क्या कंसिडर करना है, फाई तो लिखा मैंने लेकिन -5 या फिर चलो -5 कर दिया, डिस्टेंस उल्टा घूम रहा है ना ये। तो देखो 20 इंटू -5 कितना होगा, -100, और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। आई बात समझ में। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि मोमेंट ऑफ अ P1 फोर्स अबाउट पॉइंट ए हो गया। अभी मोमेंट ऑफ P2 फोर्स, सेम डायग्राम में देखो P2 यहाँ पर है, P2 स्ट्रेट ऐसा जा रहा है, यानी कि उसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, और इसके P2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर दिख रहा है ना, 3 मीटर दिख रहा है। और P2 फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ए के अराउंड घूमेगा तो क्लॉकवाइज ही होगा। तो ये माइनस क्यों आया, समझ में आया क्यों आपको, क्योंकि P1 फोर्स ए के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर फोर्स P2, ठीक है, फॉर फोर्स P2, मोमेंट ऑफ P2 फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू F इंटू डी होगा फॉर्मूला वाइज। फोर्स की वैल्यू कितनी है 60 इंटू डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितना दिया है 3 से दिया है ना, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस दिया है 3 और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर मुझे प्लस ही रखना है। 6 इंटू 3 कितना होगा 18, ये बाजू का 0 हो जाएगा 18 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए कितना आया, मोमेंट ऑफ फोर्स P2 अबाउट पॉइंट ए थोड़ा नीचे लिखना था, कितना आया 180 न्यूटन मीटर। इसके बाद P3 का, अभी देखो P3 फोर्स ऑब्जर्व करो, P3 फोर्स इस पॉइंट से दिख रहा है, इस यहाँ से P3 फोर्स का ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रहा है ना हमें, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर देता तो उसका लाइन की पेन की पीछे छुप जाएगी, उसका शॉर्टर डिस्टेंस ये हो जाएगा, वो हम एक्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो उसके कारण मैं क्या कर देता हूँ, P3 फोर्स को मैं रिजॉल्व करूँगा। क्या कहा मैं, P3 फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी कि ये पॉइंट यहाँ से गुजर रहा है ना P3 का, तो मैं उसका एक्स कंपोनेंट इस एक्सिस में निकाल लेता हूँ, उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, और P3 फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे निकाल दूंगा एक्स एक्सिस पे, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स कंपोनेंट। लेकिन P3 का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना दिया है 30, तो P3 फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा, ये हो जाएगा ना एक्स, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। P3 फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है, तो इतना पता चल रहा है कि P3 फोर्स किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे होते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं ना।
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव। देखो यहाँ पर ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स P3 अपॉन पॉइंट A इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। पहले तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट ले रहा हूँ, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट दोनों के दोनों नेगेटिव होने वाले हैं, तो एक्स कंपोनेंट कैसे निकाला जाता मैंने बताया था। और एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल किया है उसने, 60 डिग्री का एंगल किया। तो इसका एक्स कंपोनेंट देखो, सबसे पहले P3 का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, यहाँ पर P3 ये एक्स नहीं, ये वाई कंपोनेंट होगा साइन 60, और ये एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा, वो क्या होगा P3 cos 60 दिख रहा है आपको। ये P3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में उसका एक्स कंपोनेंट ऐसे होगा, लेफ्ट साइड जाएगा P3 cos 60, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका y कंपोनेंट है नीचे जाएगा, वो रहेगा P3 sin 60। P3 थर्ड क्वाड्रेंट में उसको ये x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों के दोनों कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। इतना समझा होगा। अभी देखो P3 cos 60, ये P3 इस फोर्स का x कंपोनेंट a के अराउंड कैसे घूम रहा है, इसका अराउंड ऐसे पीछे उल्टा घूम रहा है ना, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा माइनस P3 cos 60 इंटू 3 देखो ये ऐसा घूम रहा है उल्टा, तो ये डिस्टेंस +3 इसके। और दूसरा वाला P3 cos sin 60 वाला ये फोर्स a के अराउंड कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि प्लस आएगा, प्लस P3 sin 60 इंटू 5 लिखना होगा। समझा होगा ये आपको। वापस बता रहा हूँ, P3 ये फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में उसको हमने रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने पर इसका एक पार्ट रिजोल्यूशन, अगर आपको कोई डाउट है तो इस किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने के कैसे करते हैं ये आप लोग सेकेंड वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप लोग सेकेंड वीडियो देख लो, ये P3 फोर्स को मैंने कैसे रिजॉल्व किया आपको पता चल जाएगा। एक कंपोनेंट रहेगा P3 sin 60, और यह आ जाएगा P3 cos 60। एक्स कंपोनेंट ए के अराउंड कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये P3 cos 60 से पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 3। P3 sin 60 ऐसा वर्टिकली नीचे जा रहा है, इसके लाइन ऑफ एक्शन से ए का डिस्टेंस कितना है, 5। ये फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इंटू 5 ये प्लस में लिखा, और ये फोर्स उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर माइनस किया। P3 की वैल्यू कितनी है, P3 की वैल्यू यहाँ पर दी है 50, -50 cos 60 इंटू 3, ये 50 sin 60 इंटू 5। इसका जो भी आंसर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो इसका आंसर क्या होता है, कैसे पे कैलकुलेट कर देते हैं। -50 cos 60 इंटू 3 ये लिखा। नेक्स्ट वाला पार्ट ऐड कर दे रहा हूँ अभी, प्लस 50 sin 60 इंटू 5, पूरा इक्वेशन लिखा। 141.51 न्यूटन मीटर प्लस में आया। ये कोई कोई बुक में इसको ये प्लस में आया, तो ये जो साइन कन्वेंशन हमने पॉजिटिव समझा कंसिडर किया वो भी लिख सकते हैं। मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव समझा, तो यानी कि ये मोमेंट कैसा आया, क्लॉकवाइज आया। मोमेंट ऑफ P3 फोर्स अबाउट पॉइंट ए। इसके बाद फॉर मुझे क्या लिखना है, फॉर फोर्स P4, तो मोमेंट ऑफ P4 फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, देखो P4 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा है आपको, डायगोनली जा रहा है ना, डायगोनली। बट P4 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डायगोनली तो जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसी के ऊपर पॉइंट ए आता है कि नहीं। तो उस केस में हमने क्या सीखा था लास्ट में, अगर कोई भी पॉइंट फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही है तो उसका मोमेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो 0 न्यूटन मीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, फॉर ये किसके लिए था, फॉर फोर्स P3 फोर्स के लिए था। ये एक ही सम था, मोमेंट इसके कंसेप्ट के ऊपर ये एक ही सम था। इसके बाद हम लोग दूसरी कंसेप्ट ले रहे हैं, दूसरे कंसेप्ट का नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो स्टार मार्क कर दिया, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट सिस्टम। रिजल्टेंट यानी कि दो फोर्स से सिंगल फोर्स बनाना, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट सिस्टम। कॉन्करेंट यानी कि क्या होगा, एक ही पॉइंट से पास होने वाले।
सिस्टम यानी कि ऐसे बहुत फोर्सेस हो गए जो कि एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, तो उसको सिस्टम कहते हैं। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस यूजिंग पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। पैरालेलोग्राम ऑफ फोर्सेस। देखो पैरालेलोग्राम ऑफ फोर्सेस में कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट मिनिमम 2 फोर्सेस होने चाहिए। उन मिनिमम 2 फोर्सेस का अगर हम लोग को सिंगल फोर्स बनाना है तो उसको कहेंगे, उसको सिंगल फोर्स जो बनाते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट। तो 2 फोर्सेस का सिंगल फोर्स बनाने का जो भी कंसेप्ट है हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से करने वाले हैं, तो वो कंसेप्ट यहाँ पर सीखे जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो भी 2 फोर्सेस दिए होंगे तो हमें उनके बीच का एंगल भी दिया होगा। क्या कहा मैंने, जो भी 2 फोर्सेस दिए होंगे हमें उनके बीच का एंगल भी दिया होगा। देखो कंसिडर करो, ये कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर सपोज ये P फोर्स एक्ट कर रहा है और उसी पॉइंट पे सपोज यहाँ पर ये Q फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हमें अगर उनके बीच का एंगल पता है तो मैं इन दोनों फोर्सेस का इस पॉइंट के ऊपर होने वाला जो भी सिंगल फोर्स का इफेक्ट रहेगा ना वो निकाल सकता हूँ। वो क्या रहेगा, P को पैरेलल में एक डायगोनल बना, ये एक लाइन बना दूंगा, पैरेललोग्राम बना देंगे बेसिकली, और Q को पैरेलल एक दूसरा फोर्स बना दूंगा। ठीक है। तो ये जो भी डायगोनल रहेगा वो क्या होता है, P और Q फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। और ये इस रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन P फोर्स के साथ कितना होगा, थीटा, यानी कि इस ग्राउंड के फोर्स के साथ कितना होगा, इंक्लिनेशन का थीटा। ये डायरेक्टली कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले इस तरीके से देखो, जो भी 2 फोर्सेस है सपोज अननोन P और Q एक पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहे हैं और उनके बीच का एंगल हमें पता है अल्फ़ा, तो वो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से P² + Q² + 2PQ cos अल्फ़ा। ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, ये हमें लिखनी है। और ये जो रिजल्टेंट है P फोर्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला इस तरीके से tan θ = Q sin अल्फ़ा P + Q cos अल्फ़ा। यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ फोर्स P। हियर थीटा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट यानी कि R, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट R, थीटा इज एंगल मेड बाय R रिजल्टेंट विथ फोर्स Q। देखो अगर P यहाँ पर P की जगह मैं Q रिप्लेस कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगल मेड बाय R यानी रिजल्टेंट विथ फोर्स Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर P की जगह पे अगर हम लोग Q लिखेंगे, P की जगह पे Q लिखेंगे तो वो Q के साथ एंगल हो जाएगा। यहाँ पर P होना चाहिए, P प्लस है ना, यानी कि जो भी फोर्स प्लस में रहेगा उसके साथ ही रिजल्टेंट एंगल बनाता है। इतनी सिंपल बात है। इसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। देखो क्वेश्चन मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम हो रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर, टू फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन and 80 Newton are act on an eye bolt as shown at point A as shown. Determine the resultant of the two forces। ये जो 2 फोर्सेस है ना 120 न्यूटन और 80 न्यूटन, उनका मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप कौन सा लॉ यूज़ करने वाले हो, पैराग्राम लॉ यूज़ कर सकते हो या नहीं, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया। ये हमें हमारा लॉजिक लगाना है। आई बोल्ट यानी कि कुछ एक पॉइंट है, बस सिंपली एक पॉइंट है। आई बोल्ट यानी कि एक सिंपली पॉइंट है, इस तरीके से उन्होंने बताया है, वो आई बोल्ट है, सिंपली एक पॉइंट है।
उस पॉइंट के ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है एक साइड से, और दूसरे साइड से फोर्स एक्ट हो रहा है 80 न्यूटन का, 80 न्यूटन का। तो 120 न्यूटन के फोर्स ने एंगल बनाया है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री, और 80 न्यूटन के फोर्स ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 फोर्सेस ऑफ 120 न्यूटन एंड 80 न्यूटन आर एक्ट ऑन हाई वोल्ट एट अ पॉइंट ए पॉइंट एज शो, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द 2 फोर्सेस। देखो 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, क्या हमें उनके बीच का एंगल पता है? फिलहाल नहीं पता, हमें इन 2 फोर्सेस के बीच का एंगल पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना बेसिक प्रॉपर्टी, सम ऑफ लीनियर एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ लीनियर एंगल्स, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन के आए हुए सब एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। क्या कह रहा हूँ मैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर आए हुए सब एंगल्स की एडिशन होती है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इन पांचों एंगल का अगर मैं एडिशन करता तो वो कितना होने वाला है? 180 होने वाला है। सम ऑफ लीनियर एंगल्स पेयर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग ये 45 बीच में अननोन है वो, और ये 30 डिग्री, सबका एडिशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में से मैं 30 और 45 माइनस कर दूंगा तो मुझे एंगल इन बिटवीन 180 न्यूटन और 120 न्यूटन और 80 न्यूटन का मिल जाएगा ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्फ़ा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अल्फ़ा। एंगल बिटवीन द 2 अननोन फोर्सेस को अल्फ़ा ही नाम देते हैं, तो हम लोग अल्फ़ा नाम देते हैं। तो उस केस पे अल्फ़ा कितना आ रहा है? एंगल कैसे आया, क्या आया, कि कैसे आया, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें वैल्यू उसकी यूज़ करनी है। तो 180 माइनस 30 माइनस 45 कर दे रहा हूँ मैं। देखो 180 माइनस 30 माइनस 45 मैंने कर दिया, उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 105। तो हमें ये सब कुछ बेसिक स्कूल के बच्चों जैसे यहाँ पर लिखना नहीं होता, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू यूज़ करनी है वो डायरेक्टली लिखनी है। बेसिक वैल्यू अगर सिंपल है तो यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? तो 2 फोर्सेस के बीच का एंगल कितना मिल रहा है मुझे? 105। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखो ये इधर से स्टार्ट कर देता हूँ। सॉल्यूशन गिवन लिख देता हूँ। गिवन पी फोर्स को मैं कंसिडर कर देता हूँ 120 न्यूटन, क्यू फोर्स को कंसिडर कर देता हूँ मैं 80, उनके बीच का एंगल को मैं कंसिडर कर देता हूँ 105 डिग्री। टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट, इतना ही पूछा था ना क्वेश्चन में। फाइंड द रिजल्टेंट, एंगल नहीं पूछा है, रिजल्टेंट का एंगल नहीं पूछा है, फिर भी हम लोग हमेशा वो एंगल निकाला करेंगे, इतना याद रखो। सिंस एज वी नो, या फिर बाय यूजिंग के करेंगे। यहाँ पर मैं ये ऐसा लिखता हूँ, एज वी नो। ये दोनों फोर्सेस कैसे है? एक ही पॉइंट पे एक्ट, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, ये ऐसे दूर दूर। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लॉ बनाकर इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर देता हूँ, तो हम लोग उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो एज वी नो, क्या आर इक्वल टू क्या होता है? रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा होता है 2pq। ये pq ठीक से नहीं आया, फिर से लिख देता हूँ उसको कट करके। आर इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। रूट पूरा कंस्ट होना चाहिए। आर इक्वल टू रूट के अंदर ही पी की जगह पे कितना है मुझे यूज़ करना है? 120 का स्क्वायर। क्यू की जगह पे यूज़ करना है मैं 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी की वैल्यू 120, क्यू की वैल्यू 80, साइड में कॉस 105 डिग्री यूज़ करना है, रेडियन नहीं यहाँ पे। देयरफॉर आर की वैल्यू, कैलकुलेटर यूज़ करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। रूट के अंदर है वो सारे टर्म, डायरेक्टली रूट कंसिडर कर ही कर देता हूँ। देखो रूट लिया है मैंने, पी स्क्वायर यानी कि 120 स्क्वायर करना है। कैल्सी पे कुछ कैलकुलेट करते हो मिस्टेक होने के चांसेस हो गए, तो आप कैल्सी का भी यूज़ सीखो ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर देखो
मिस्टेक होने के चांसेस हो गए। हम लोग जो भी कैलसी को डेटा देंगे ना, उसको भी हम लोग गलती से मतलब घाई में डेटा रॉन्ग फीड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक ये हुई है, मुझे 120 की जगह पे मैंने लिखा दिया था यहाँ पर 180, तो उसको करेक्ट कर देता हूँ। 120 इंटू 80, कॉस क्या होगा, कॉस होगा 105। ठीक है, ये हो गया अपना काम। रूट के अंदर ये सारा आ गया। क्रॉस चेक कर देता हूँ सब वैल्यू सही लिखी कि नहीं। सब वैल्यू सही लिखी है। इसको कर देते हैं इक्वल टू 125.82। रिजल्टेंट कितना आया, 125.82। दोनों फोर्सेस के यूनिट न्यूटन थे, तो ये भी न्यूटन में होगा। इतना ही पूछा था एक्चुअली, हमें थीटा नहीं पूछा था, फिर भी हम लोग थीटा निकालेंगे एंड लिखेंगे। एंड दूसरा वाला फॉर्मूला, एंड tan थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q कॉस अल्फा। इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा उसका एंगल किस विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ आने वाला है, पी फोर्स के साथ, क्योंकि पी प्लस में लिखा है। अगर पी की जगह पे क्यू होता तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स था उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ आने वाला था, क्यू के साथ। पी की जगह पे क्यू लिखते तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी थी 80 साइन 105, पी की वैल्यू हमने लिखी थी 120 प्लस 80 कॉस 105 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो 80 साइन 105 अपॉन 120 प्लस 80 कॉस 105 ब्रैकेट क्लोज। क्रॉस चेक करना है कि सही लिखा है कि नहीं। ये आंसर कितना है, 0.778 है ना, तो इसको मैं 0.78 कर देता हूँ। 0 पॉइंट राउंड अप करके 0.78 कर दिया, ये आया है इसका आंसर। देयरफॉर थीटा कैसे रहेगा, फिर tan राइट साइड में जाएगा तो tan इनवर्स लिखना होगा ना 0.78, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स 78 करना होगा। tan इनवर्स 0.78, जिसका आंसर होता है 37.95, 37.95। यस, देखो दो फोर्सेस थे आई बोल्ट के ऊपर, उसका रिजल्टेंट का एक मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये ऐसा आई बोल्ट था ना, इधर 120 था, इधर 18 न्यूटन का फोर्स था, तो पी से फोर्स कितना आया रिजल्टेंट का, ये था रिजल्टेंट, ये ऐसा रहेगा, ये आर रहेगा, ये 120 न्यूटन का फोर्स, ये 18 न्यूटन का फोर्स। यहाँ पर पी प्लस लिखा है ना मैंने, पी प्लस, यानी कि यहाँ से पी से यानी कि 120 न्यूटन फोर्स से थीटा कितना होगा 37.95। इन दोनों फोर्सेस का ये सिंगल फोर्स रहेगा जिसकी वैल्यू होगी 125.82, और ये पी से यानी कि 120 न्यूटन फोर्स से कितना डिग्री पे रहेगा 37.95। आई होप आपको ये सम समझा होगा। तो अब हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा सम करते हैं, एक और एक सम कर लेते हैं। देखो दूसरा सम भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, डायग्राम भी निकालता हूँ, कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम जाएगा फिर भी ओके है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड निकालनी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू। दो फोर्सेस है, अननोन फोर्सेस है पी एंड क्यू, उनकी वैल्यू निकालनी है हमें सच दैट कि यानी कि कुछ कंडीशन दी होगी ना, सच दैट इफ दे एक्ट एट right angles, their resultant is their resultant कितना दिया, जब यानी कि दोनों फोर्सेस का बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री का है, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो रहा है √34 न्यूटन। ये पहला कंडीशन हो गया। इफ दे एक्ट एट an angle of 60 degree, their
देयर रिजल्टेंट इज 7 न्यूटन। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालो। क्वेश्चन समझा आपको? क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूँ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस पी एंड क्यू सच दैट, दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, उनकी वैल्यूज निकालनी है। कब? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो, राइट एंगल हो, और दोनों, और दूसरे केस में पी एंड क्यू फोर्सेस की वैल्यू निकालनी जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो। तो देखो यहाँ पर जो पूछा है वो लिख देते हैं हम लोग, टू फाइंड फोर्सेस पी एंड क्यू लिखा। when केस वन लिखना होगा ना, केस वन क्या, अल्फ़ा, यानी कि दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल को नोटेशन मैंने बोला था कि अल्फ़ा यूज़ करो, अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में रिजल्टेंट कितना बोला है उन्होंने, √34 न्यूटन बोला है। और केस 2, जब अल्फ़ा उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री, तो उस केस में रिजल्टेंट कितना बोला है, 7 न्यूटन। ठीक है, तो पेज को कर देते हैं टर्न। क्वेश्चन समझा होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ रिकॉल करना है आपको, पीछे जाओ थोड़ा सा और फिर से क्वेश्चन चेक करो। तो आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन पता है, डेटा है दिमाग में, मुझे क्वेश्चन बार बार फिर से देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन ईजी है, समझा होगा आपको। देखो, पहले केस में कितना था, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री और रिजल्टेंट था √34। एज यू नो, इधर लिख देता हूँ फॉर केस वन लिख देता हूँ। केस वन के लिए हम लोग कुछ काम कर देते। केस वन, व्हेन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री एंड आर इक्वल टू √34 न्यूटन। एज वी नो से स्टार्ट करना है। एज वी नो क्या पता होता है, आर इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। पी और क्यू अननोन है, इतना याद रखो। आर कितना दिया है, √34 लिख देता हूँ। √34 लिखा। यहाँ पर पी अननोन है, पी स्क्वायर, क्यू अननोन है, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq लिख देता हूँ। कॉस का कॉस लिखा, अल्फ़ा की जगह पर 90 लिख दिया। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 तो 0 होता है ना। कॉस 90 0 होता है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, √34 इज इक्वल टू √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे लेफ्ट साइड में 34, राइट साइड में मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको बता देते इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 मिला हमें बाय यूजिंग केस 1। सिमिलरली फॉर केस 2 हमें काम करना होगा। फॉर केस 2, में आर की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, 7। यहाँ पर पी स्क्वायर अननोन प्लस क्यू स्क्वायर अननोन प्लस 2pq। अल्फ़ा की जगह पे आएगा cos 60 आएगा। cos 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो 7 इज इक्वल टू रूट के अंदर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 कैंसल, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 7 इज इक्वल टू रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस pq। 2 विल गेट कैंसल। सेम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एसबीएस यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। 7 का स्क्वायर 49, रूट निकल जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना था इक्वेशन 1 में, देखो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34 है। वहाँ पर उसको इक्वेशन 1 दिया था, इक्वेशन 1 किया था। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कंसिडर कर देता हूँ 34 प्लस पी क्यू। कितना हो जाएगा, पी क्यू, ये पी क्यू है, पी क्यू 34 पीछे जाएगा तो 49 माइनस 34 इज इक्वल टू पी क्यू। 9 में से 4 गए 5, 4 में से 3 गए 15
इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है, इसको नंबर 2 दे देते हैं। देयरफॉर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/P। चलो इसको नंबर P देता हूँ, उसको नंबर 2 देता हूँ। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/P। ये जो Q की वैल्यू मिली है ना, वो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। देखो क्या है, इक्वेशन 1 में Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे क्या मिला, Q इज इक्वल टू 15/P। तो अगर मैं Q स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और अपॉन में P स्क्वायर रहेगा 225 अपॉन P स्क्वायर। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है मुझे, यहाँ पर Q स्क्वायर की जगह पे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करना है मुझे, Q स्क्वायर की वैल्यू 225 अपॉन P स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 1 में, और बस ये RHS लेफ्ट साइड में लिखूंगा और राइट साइड में 34 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। देयरफॉर वो स्टेप ऐसी हो जाएगी, देयरफॉर P स्क्वायर प्लस 225 अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये स्टेप में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अगर P स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इंटू P स्क्वायर, ये P⁴ हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 225 सिंपली, ये होगा 34 P स्क्वायर। ये पीछे लेता हूँ तो P⁴ माइनस 34 P स्क्वायर प्लस 225 इक्वल टू 0। लेट P स्क्वायर को मैं कंसिडर कर देता हूँ x, सो देयरफॉर P⁴ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना। देयरफॉर ये कैसे हो जाएगा फिर, x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 225। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट में जो भी आया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 225, 9 और 25 वैल्यू होगी, क्या होगी 9 और 25 वैल्यू होगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो देखो x माइनस 25 x माइनस 9x प्लस 225 इक्वल टू 0। यहाँ से इस पेयर में से और इस पेयर में से मुझे कॉमन निकालना है, इस पेयर में से x आएगा बाहर, यहाँ पर रहेगा x माइनस 25 माइनस 9 आएगा बाहर, अंदर रहेगा x माइनस 25। पूरे पेयर में से x माइनस 25 बाहर आएगा और दूसरे पेयर में से x माइनस 9 बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 9। सिंस लेकिन x का मतलब क्या था, x का मतलब तो P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर, x का मतलब यहाँ पर P स्क्वायर है, तो देयरफॉर P स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा और P स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। सिंस P तो क्या था, फोर्स था ना, सिंस फोर्स कांट बी नेगेटिव। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ सिंस, तो P स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट P स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर P स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते तो P इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन फोर्स कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम लोग सिर्फ कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, 5। यूनिट क्या था, P फोर्स है, यूनिट क्या था, न्यूटन, और P फोर्स कितना होगा 3 न्यूटन। कितना समझा होगा। देयरफॉर व्हेन P इज इक्वल टू 5 न्यूटन तो Q कितना होगा 15/5 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, और व्हेन P इज इक्वल टू 3 न्यूटन Q कितना होगा 15/3 5 न्यूटन। तो अननोन फोर्सेस क्या मिले, आया समझ में आपको सबको, अननोन फोर्सेस क्या मिले 5 और 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्सेस आर, देयरफॉर required forces are 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ये कंसेप्ट आपको समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है, देखो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी स्टेप में,
समझने में कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो, या फिर मैं आप लोग को मेरा नंबर दे दूँगा,